नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री अकेडमी पर मैं बिमला गोस्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले हमने 3 सत्र पूरे कर दिए हैं। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा चौथा सत्र है। तो जानते हैं दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। भाषिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आता है। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक और प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और अवहट्ट 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में। इसके बाद है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। प्राकृतों से अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश से हिंदी बोलियों का विकास हुआ। पहला है सौरसेनी, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती आते हैं। दूसरा है कैकई, जिसमें लहंदा भाषा आती है। तीसरा है टक्क, जिसमें पंजाबी भाषा आती है। और चौथा ब्राचड़, जिसमें सिंधी भाषा आती है। पांचवा महाराष्ट्री, इसमें मराठी भाषा आती है। और छठा मागधी, इसमें बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया आती है। और सातवीं अर्ध मागधी, जिसमें पूर्वी हिंदी आती है। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं यानी हिंदी भाषा का विकास क्रम शुरू होता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वह बीज हैं जो कालांतर में मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में अंकुरित, विकसित, पल्लवित और पुष्पित हुए। इसी विशाल वृक्ष का अनुभव एवं सुस्वाद फल है हमारी हिंदी। अब हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुखतः 2 भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में। आज हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। वैदिक संस्कृत, जिसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और लौकिक संस्कृत, जिसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक संस्कृत के बारे में। इसका समय, जैसे कि हमने पहले भी जान लिया, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, प्राचीन उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा है वैदिक संस्कृत। इसके मूल स्वर जो हैं वह कुल 9 हैं, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, री और लृ हैं। इसमें कुल 4 संयुक्त स्वर हैं, जो ए, ऐ, ओ, औ हैं। और कुल व्यंजनों की संख्या 30 प्लस विसर्ग है, जिसमें क, च, ट, त, प वर्ग आते हैं, सौ आते हैं, ह, ल और ह। प्रारंभ में बलात्मक स्वराघात है और बाद में संगीतात्मक स्वराघात इसमें पाया जाता है। इसमें 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 8 कारक इसमें है, कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। और इस वैदिक संस्कृत के अंदर 4 समास हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व। मूल शब्द से विकसित तद्भव शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है, जैसे इध के स्थान पर इह हो जाता है। आर्यतर शब्दों का आगमन इसमें हुआ है। आर्यतर अर्थात आर्य भाषाओं के अतिरिक्त शब्दों का भी आगमन वैदिक संस्कृत में हुआ, जैसे कपि, काल, नाना, पुष्कर आदि। ये शब्द कहाँ से आए? द्रविड़ भाषा से वैदिक संस्कृत ने ग्रहण किए। कंबल, बाण, अंग आदि औष्टिक भाषा से वैदिक संस्कृत ने ग्रहण करे। ब्राह्मण ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वैदिक संस्कृत की 3 बोलियां विकसित हुई, जिसमें पहला उत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी बोली है। इसमें वाणिक छंदों का प्रयोग भी मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं लौकिक संस्कृत के बारे में, जिसका समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कार की गई शिष्ट या परिष्कृत भाषा है। संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है।
संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिलता है? तो ध्यान देना, वाल्मीकि रामायण में संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार लौकिक संस्कृत का मूल आधार वैदिक संस्कृत की उत्तरी बोली, यद्यपि मध्यवर्ती और पूर्वी बोलियों का भी कुछ प्रभाव इसमें दृष्टिगत है। वैदिक संस्कृत से जिस बोलचाल की भाषा का विकास हुआ वही साहित्यिक रूप में विकसित होकर लौकिक संस्कृत कहलाई। अर्थात जो वैदिक संस्कृत की जो बोलचाल की भाषा के रूप में जो विकसित हुई वही बाद में क्या है कहलाई, साहित्यिक रूप से लौकिक संस्कृत कहलाई। लौकिक संस्कृत एक मानकीकृत भाषा है। वैदिक संस्कृत से री 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 स्वर लौकिक संस्कृत में ली री री के रूप में उच्चारित होते हैं और वैदिक संस्कृत में ए और औ स्वर को आय और आओ के रूप में बोला जाता था, जबकि लौकिक संस्कृत में ये ए और औ को ऐ और औ के रूप में बोला जाने लगा। लौकिक संस्कृत में ए ओ मूल स्वर माने गए हैं। लेखन में ल लह के स्थान पर क्रमशः ड और ढ का तथा ई और उ के स्थान पर य और व का प्रयोग किया जाता था। वैदिक संस्कृत की ल और स दंत मूली ध्वनियाँ अब दंत्य हो गई हैं। संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात विकसित यहाँ पे था। वैदिक संस्कृत में क्या था? बलात्मक स्वराघात के स्थान पर संगीतात्मक स्वराघात था और लौकिक संस्कृत में संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात विकसित हो गया। इसमें बड़े बड़े समासों का प्रयोग हुआ। जैसे वैदिक संस्कृत में 4 समासों का प्रयोग हुआ था, इसमें जो बड़े बड़े समास हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा, जिनमें से तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि समासों के साथ साथ द्विगु और अव्ययी भाव समासों का भी प्रयोग इसमें किया जाने लगा। जबकि वैदिक संस्कृत में तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि समासों 4 ही समासों का प्रयोग किया जाता था। इसमें द्विगु और अव्ययी भाव समासों को अतिरिक्त जोड़ दिया गया। लौकिक संस्कृत में आर्येतर भाषाओं के शब्द बढ़े। आर्येतर मतलब आर्यों के इतर अर्थात आर्यों से अलग हटके भाषाओं के शब्द बढ़ गए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इन आर्येतर शब्दों की संख्या लगभग 2000 मानी। आर्यों से इतर अर्थात आर्यों से अलग जो शब्द लौकिक संस्कृत में आए उनकी संख्या कितनी मानी गई है? तो 2000 मानी गई है, जिनमें ईरानी, चीनी, तुर्की शब्द सम्मिलित हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लौकिक संस्कृत में पश्चिमोत्तरी, पश्चिम या उत्तरी, पूर्वी और मध्यवर्ती बोलियों के साथ साथ दक्षिणी बोली के विकास की संभावना भी व्यक्त करते हैं। तो आज हमने जाना प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। अगले सत्र में हम इसी प्रकार से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। लेकिन आज के सत्र में जो हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जाना उस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा समूह में शामिल है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा समूह में कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इसमें शामिल नहीं है, इसमें केवल संस्कृत भाषा ही शामिल है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन आर्य भाषा समूह की भाषा नहीं है। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आते हैं, लेकिन हिंदी आधुनिक कालीन आर्य भाषा में आती है। तो इसमें मध्यकालीन आर्य भाषा समूह में जो सम्मिलित नहीं है वह क्या है? डी ऑप्शन, हिंदी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का समय माना जाता है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का समय क्या माना गया है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 800 ईस्वी पूर्व या 1800 से 800 ईस्वी पूर्व। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, पाली किस वर्ग की भाषा है?
पाली किस वर्ग की भाषा है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वर्ग की, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा वर्ग की, या दोनों, या कोई नहीं? तो हम सब जानते हैं कि पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा वर्ग की भाषा है। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत के विकास का समय माना जाता है। जैसे कि हमने अभी आज प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ा, तो हमने उसमें वैदिक संस्कृत के बारे में भी विस्तार से पढ़ा। तो वैदिक संस्कृत के विकास का समय माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, या 1000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। तो वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत में मूल स्वर कितने माने गए हैं? तो बताइए दोस्तों, वैदिक संस्कृत में कितने मूल स्वर माने गए हैं? 7, 9, 8 या 10? तो हमारा ऑप्शन है बी, 9 स्वर माने गए हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत में स्वीकृत स्वर है, इसमें से जो वैदिक संस्कृत है इसमें से कौन से स्वर हैं? ओ है, औ है, ए ऐ ओ है, ए ऐ ओ औ है, या ए ऐ ओ औ या अक्ष है? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ए ऐ ओ औ क्या है? वैदिक संस्कृत में स्वीकृत संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत की विशेषता नहीं है। तो बताइए दोस्तों, वैदिक संस्कृत की विशेषताएं क्या नहीं है? स्वराघात का पर्याप्त महत्व, तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व बहुब्रीहि समासों का प्रयोग, दो लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही मान्य, या महाप्राण व्यंजन के स्थान पर ह का प्रयोग। तो हमने वैदिक संस्कृत को विस्तार से पढ़ते वक्त जाना कि दो लिंगों के स्थान पर उसमें 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। क्या विशेषता नहीं है? तो दो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मान्य है, ये विशेषता वैदिक संस्कृत की नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो बताइए दोस्तों, भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी वाल्मीकि रामायण, सी कठोपनिषद, या डी श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हमने अभी पढ़ा था वाल्मीकि रामायण में भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत का समय माना गया है। लौकिक संस्कृत का समय है ऑप्शन ए 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक, या 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो लौकिक संस्कृत का जो समय माना गया है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन डी सही उत्तर हमारा होगा। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत की विशेषताएं नहीं है। तो बताइए दोस्तों, लौकिक संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन ए है री री के स्थान पर ली री का प्रयोग हुआ। ए और ओ मूल स्वर के रूप में अस्वीकृत हैं। ए और ऐ और औ के रूप में उच्चारित हैं। संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात का विकास है। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है? तो ए ऑप्शन बी होगा, जिसमें ए और ओ मूल स्वर के रूप में अस्वीकृत हैं। अस्वीकृत नहीं है, बल्कि लौकिक संस्कृत में ए और ओ मूल स्वर के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को विस्तार से पढ़ा। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। मैं आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपके लिए यह सत्र उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल करें। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।